वेलकम बैक। कोरोना के बाइस मुल्क भर के तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक मुल्क भर के तालीमी इदारे बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक मौसम सरमा की तातीलात होंगी। इसके बाद सूरत हाल का जायजा लेकर 11 जनवरी से तालीमी इदारे खोलने का फैसला होगा। 26 नवंबर से पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे जिसमें यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, जिसमें स्कूल्स हैं, ट्यूशन सेंटर्स हैं, उन सारों में घर से पढ़ाई यानी कि वो बंद हो जाएंगे। स्कूलों में और इन तालीमी इदारों में बच्चे नहीं आएंगे और वो घर से बैठ के अपनी जो तालीम है उसको जारी रखेंगे और ये सिलसिला 24 दिसंबर तक जारी रहेगा। 25 दिसंबर से लेके 10 जनवरी तक मुकम्मल सर्दियों की तातीलात होंगी। 11 जनवरी को इंशाअल्लाह ताला जब हालात कोई बेहतर हो जाएंगे तो तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो दोबारा खोल दिए जाएंगे। जनवरी के पहले हफ्ते में एक रिव्यू सेशन होगा जहां ये देखा जाएगा कि इस वक्त बीमारी की सूरत हाल क्या है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने दिसंबर में होने वाले इम्तहानात जनवरी के वस्त तक मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं बोर्ड के इम्तहानात जो मार्च अप्रैल में होना थे वो मई और जून में ले जाने की तजवीज़ दी है। जितने भी इम्तिहानात दिसंबर के पीरियड में होने थे वो हमने मुलतवी कर दिए हैं। वो अब 15 जनवरी और उससे ऑनवर्ड जो है इम्तिहानात होंगे और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स जो हैं उनमें एक 1/3 यानी कि तीसरा हिस्सा तलबा का होगा और वो भी वही जो जरूरी हैं। कोई बाहर से तालीम के लिए बच्चे आए हुए हैं। हम ये सिफारिश कर रहे हैं बोर्ड के इम्तिहानात मार्च में या अप्रैल में होने थे उनको मई जून में ले जाया जाए। ये भी तजवीज़ है कि जो नया तालीमी साल है जो कि सरकारी स्कूलों में अप्रैल में होता है वो अगस्त तक ले जाया जाए और गर्मियों की छुट्टियां कम कर दी जाएं। किसी भी सतह पे अगर कोई रिक्रूटमेंट के सिलसिले में कोई इम्तिहान हो रहा है, कोई टीचर्स की रिक्रूटमेंट है, कोई और है तो वो एग्ज़ाम जो है वो जारी रहेंगे। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कौमी सतह पर कोरोना केसेस की शरह 7% है। इस स्टेज पर भी अहम फैसले ना किए गए तो बीमारी का फैलाव बढ़ जाएगा और सेहत के निज़ाम और अस्पतालों पर शदीद दबाव आएगा। पे पॉजिटिविटी की परसेंटेज है वो 7% के करीब गुज़िश्ता 24 घंटों में देखी गई। अगर इस स्टेज के ऊपर कुछ अहम फैसले ना किए गए तो हो सकता है कि बीमारी का फैलाव इस हद तक आगे बढ़ता रहे कि हमारे हेल्थ सिस्टम पे, हमारे अस्पतालों पे उसका शदीद दबाव आना शुरू हो जाए। जो इम्तिहान, जो असेसमेंट एग्जाम्स हैं वो तो बहरहाल महकमा तालीम जो है इंस्ट्रक्शंस इशू करेगी। कुछ एंट्रेंस एग्जाम वो अपनी रूटीन के मुताबिक जारी रहेंगे और मेडिकल ईयर्स की ट्रेनिंग वगैरह होती है वो जारी रहेगी जैसे कि पहले भी थी। स्कूल्स बंद करने से काम नहीं चलेगा। कोरोना सूरत हाल में बच्चों को शॉपिंग मॉल्स या पार्क्स में भी जाने से रोका जाएगा। ये कहना है वजीर तालीम पंजाब मुराद रास का। प्राइवेट स्कूल इस हफ्ते बंद कर दिए जाएंगे। बच्चों को इस दफा होमवर्क के बगैर नहीं जाने दिया जाएगा। ग्रेडेड होमवर्क होगा। 50% जो होगा वो इन छुट्टियों का होमवर्क जो है वो उनकी प्रमोशन अगली क्लास के अंदर जो ग्रेड है उसके ऊपर इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। 1 through 8 क्लासें हैं। 50% जो ग्रेड है वो उनके होमवर्क पे होगा और 50% जो ग्रेड है वो उनके हम MCQs देंगे। 9th, 10th, 11th, 12th के एग्जाम जो हैं वो मई या जून में होंगे। स्कूल बंद करने जा रहे हैं जिस तरह, तो नोटिफिकेशन में ये होना चाहिए कि इन बच्चों को फिर ना मॉल जाने की इजाजत होनी चाहिए, पार्क्स भी बंद होने चाहिए और ये मार्केटों में भी इनको इजाजत नहीं होनी चाहिए। फिर ये चीजें करने का फायदा कोई नहीं। किस तरह एग्जाम होने चाहिए, किस तरह क्लासेस होनी चाहिए, टीचर्स को आना चाहिए, वो सब प्रोविंसेस खुद डिसाइड करें। इस साल बगैर इम्तिहान बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। हमारी तजवीज़ है कि तमाम तालीमी इदारे बंद ना किए जाएं। प्राइमरी स्कूल्स जिसमें एनरोलमेंट 73% है उसको बंद किया जाए। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं 6ठी से तमाम क्लासेस को जारी रखा जाए। छोटे निजी स्कूल्स को बैंक से आसान शराइत पर कर्ज फराहम किए जाएं और कर्ज पर सूद वफाकी हुकूमत अदा करे। हुकूमती कर्जे देने से निजी स्कूल्स माशी बदहाली का शिकार नहीं होंगे।
मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर। कोरोना केसेस में इजाफे ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को तशवीश में मुब्तला कर दिया। 2 हफ्ते के दौरान कोरोना मरीजों की शरह में 2 गुना इजाफा हो गया। रोजाना औसतन 35 अफराद जाँ बहक हो रहे हैं। तालीमी इदारों में गुज़िश्ता 1 हफ्ते में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह में 82% इजाफा देखने में आया। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह में इजाफे पर इजहार तशवीश। मस्बत कोरोना केसेस की शरह 7.4% हो गई। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC के इजलास में बताया गया कि 2 हफ्ते के दौरान मरीजों की शरह में 2 गुना इजाफा हुआ। रोजाना औसतन 35 अफराद जाँ बहक हो रहे हैं। तालीमी इदारों में रवां हफ्ते कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 3.3% तक पहुँच चुकी है, जबकि गुज़िश्ता 1 हफ्ते में तालीमी इदारों में मस्बत केसेस की शरह में 82% इजाफा देखने में आया। NCOC को बताया गया कि आजाद कश्मीर में मस्बत कोरोना केसेस की शरह 11% से ज्यादा हो गई, जो मुल्क भर में सबसे ज्यादा है। गिलगित बल्तिस्तान में मस्बत कोरोना केसेस की शरह 5%, इस्लामाबाद में 8%, खैबर पख्तूनख्वा में मस्बत कोरोना केसेस की शरह तकरीबन 10% तक पहुँच गई। बलूचिस्तान में कोरोना केसेस की शरह 7% से ज्यादा है। सिंध में मस्बत कोरोना केसेस की शरह 9% है। कराची, हैदराबाद से सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। पंजाब में मस्बत कोरोना केसेस की शरह सबसे कम 3.95% है। कोरोना के वार 24 घंटे में मुल्क भर में मजीद 34 अफराद हुए शिकार। पाकिस्तान में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 7,696 हो गई। एक दिन के दौरान 36,929 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,756 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। पाकिस्तान में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 38,348 हो गई। कोरोना की दूसरी लहर है, ऐसे में पंजाब हुकूमत ने बचाव की हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी। निस्फ सरकारी मुलाजमीन घरों से उमूर निपटाएंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पंजाब के सर्वे के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान में कोरोना फैलाव की शरह ज़्यादा है। मार्केट्स में कोरोना SOPs पर अमल कराने के लिए वज़ीर सनत को टास्क दे दिया गया। पंजाब हुकूमत ने दुकानें शाम 6 बजे से बंद करने का फैसला कर लिया, जिसकी लाहौर चैम्बर ने मुखालफत की। सदर लाहौर चैम्बर तारिक मिसबा कहते हैं कि रश बढ़ेगा, कम वक्त ना किया जाए। ताजिर SOPs पर 100% अमल करेंगे। हुकूमत पंजाब तालीमी इदारों में NCOC के फैसलों के मुताबिक अमल कराएगी। सूबे में सियासी सरगर्मियों को मौसर तरीके से पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए कराची और हैदराबाद में कहीं स्मार्ट और कहीं माइक्रो लॉकडाउन कर दिया गया है। कराची के 5 अजला और हैदराबाद के 17 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर को रोकने का मिशन। कराची के 5 अजला में स्मार्ट और माइक्रो लॉकडाउन नाफिज, इंतजामिया मुतहर्रिक। कराची में कोरोना केसेस से मुतासिर इलाकों में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। सरकारी अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर अजीजुल्लाह खान का कहना है, एहतियात ना करने के बायस कोरोना बढ़ रहा है। अब जो मरीज हमारे पास दाखिल हो रहे हैं वो बिल्कुल शदीद सांस की तकलीफ के साथ आ रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ रही है। अब चूँकि हम एहतियाती तदाबीर को अख्तियार नहीं कर रहे, जिसकी वजह से केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। हैदराबाद के भी 17 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। मुतासर इलाकों में पुलिस की नफरी तैनात करके खारदार तारे बिछाई गई हैं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया के मुताबिक कासिमाबाद, लतीफाबाद, सिटीजन कॉलोनी, मेन रोड एरिया, अलमदार चौक और गुलिस्तान सज्जाद, डिप्लाई कॉलोनी, इंक सिटी और इसरा विलेज में भी 5 दिसंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज रहेगा। कराची इंडस अस्पताल में कोरोना इमरजेंसी वार्ड में एक गुंजाइश खत्म हो गई। कोरोना इमरजेंसी के 13 बेड्स पर मरीज हैं। कोरोना की पहली लहर के दौरान अस्पताल का बेशतर हिस्सा कोरोना के लिए मुख्तस था। इस वक्त मामूल की OPD और ऑपरेशन जारी हैं। कोरोना के दीगर मरीज वेटिंग पर हैं। जिना अस्पताल लाहौर के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के 25 अफराद कोरोना में मुब्तला हो गए। कोरोना वायरस में मुब्तला तमाम अफराद को करंतना कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक जिना अस्पताल रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में तमाम टेस्ट कम कर दिए गए हैं। जिना अस्पताल के अमले के बेशतर अफराद के कोरोना टेस्ट कर लिए गए।
دیگر خبریں شامل کریں۔ نون لیگ نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے پرول پر رہائی کے لیے درخواست دے دی۔ درخواست عطا اللہ تارڑ کی جانب سے ڈپٹی کمشنر کو جمع کروائی گئی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ شہباز شریف کو والدہ اور حمزہ شہباز کو دادی کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے پرول پر رہا کیا جائے۔ ملک بھر سے لوگوں نے تعزیت کے لیے آنا ہے، اس لیے 2 ہفتے کے لیے رہائی دی جائے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری کہتے ہیں پی ڈی ایم کا فنڈڈ ایجنڈا بھارتی بیانیے پر چل رہا ہے۔ مریم نواز اور بلاول سے متعلق بھارتی اخبارات میں مثبت خبریں چھپ رہی ہیں۔ فضل الرحمان بھارت کے بیانیے پر چل رہے ہیں۔ اپوزیشن کی تینوں جماعتوں کا بیانیہ انتہائی خطرناک ہے۔ ان کے اندر نہ تو کوئی کسی کا یقین ہے کسی پاکستانی کا، یہ پوری ایک فنڈڈ ایک آرگنائزیشن ان نے بنائی ہوئی ہے جو بالکل انڈیا کے لائنز پہ ٹو کر رہا ہے۔ مریم نواز پہ یا بلاول پہ وہ سب کے سب جو پازیٹیو نیوز آتی ہے وہ سب کی سب انڈین نیوز پیپر سے آتی ہے۔ کیوں؟ یہ ایک انڈیا کا ایک نیریٹو چل رہا ہے، یہ سمجھیں کہ انڈیا ان کو بچا لے گا یا کہیں سے پریشر ڈالے گا، اور یہ کیوں؟ صرف اور صرف اپنی کرپشن بچانے کے لیے۔ فضل الرحمان کس کے نیریٹو پہ چل رہے ہیں؟ انڈیا کے۔ یہ سارے جلسے پیسے ویسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ سب کی سب ان کی فنڈنگ، ان کی بیکنگ، ہر چیز انڈیا سے، اور یہ بہت ہی نیگیٹو اور بہت ہی خطرناک ایک نیریٹو یہ تینوں حکومتیں یہ تینوں پارٹیز دیتی ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے جھوٹ بولنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ کے سی آر کو سی پیک کا حصہ بنانے کا فیصلہ سندھ حکومت نے کیا۔ 2.25 سال میں کوئی ایک منصوبہ بتا دے جو پی ٹی آئی نے شروع کیا ہو۔ وفاق کو سندھ کے مسائل پر حکومت سے تعاون کرنا ہوگا۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے کوئی ریکارڈ توڑ کام کیا ہے تو جھوٹ بولنے کا ریکارڈ توڑ کام کیا ہے۔ اگر ان کے دعوے درست ہیں کہ ان کے ایف بی آر ریکارڈ ٹیکس کلیکشن کر رہی ہے تو جو وعدہ آپ نے کیا ہے این ایف سی کی مد میں آپ کو وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ کراچی سرکولر ریلوے کو سی پیک کا حصہ بنوانے کا فیصلہ سندھ حکومت نے کیا۔ دسمبر 2016 میں ہم نے اس کو سی پیک کا حصہ بنایا۔ وفاق کو کراچی کے معاملات پر سندھ حکومت کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہوگا۔ جولائی اگست 2018 سے لے کے آپ نومبر 2020 میں کسی ایک منصوبے کو پی ٹی آئی سرکار نے ابھی تک کراچی شہر کے لیے نہ انٹروڈیوس کیا ہے نہ مکمل کیا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کا مرتضی وہاب کے بیان پر رد عمل۔ کہتے ہیں بلاول زرداری کے حکم پر صرف بلاول ہاؤس میں ترقیاتی کام ہوتے ہیں، سندھ میں عوام کو پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں۔ تھر میں ایشیا کا سب سے بڑا آر او پلانٹ بھی ناکارہ ہو گیا۔ سندھ میں تعلیم، صحت، عوام کے لیے بنیادی سہولتیں ناپید ہو چکی ہیں۔ تینوں صوبوں سے شکست کھانے کے بعد گلگت بلتستان نے بھی آپ کو مسترد کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں کہ اپوزیشن رہنماؤں کو عوام کے مسائل سے سروکار نہیں۔ حکومت روز فلاح عامہ کے منصوبوں کا افتتاح کر رہی ہے، پی ڈی ایم صرف سازشوں میں مصروف ہے۔ اپوزیشن جماعتیں پاکستان کی ترقی روکنے کے درپے ہیں۔ یہ عناصر ملک کو درست سمت پر چلتا دیکھ کر بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ عوام جانتے ہیں انہی جماعتوں نے اقتدار میں رہ کر معیشت تباہ کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ماضی کی حکومتوں کی خرابیوں کو درست کیا۔ آج ملک درست سمت کی جانب بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز درپیش ہیں۔ افراتفری کی سیاست غیر دانشمندانہ اور ملکی مفادات کے منافی ہے۔ اپوزیشن جماعتیں انتشار پھیلا کر ذاتی ایجنڈے کی تکمیل چاہتی ہیں۔ عوام منفی سیاست کے بجائے ملک کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان ملکی مفاد میں فیصلے کر رہے ہیں۔ اپوزیشن سن لے، لوٹ مار کا دور اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ گلگت میں نامعلوم افراد نے 2 سرکاری گاڑیوں اور محکمہ جنگلات کے دفتر کو آگ لگا دی ہے۔ پولیس کے مطابق آگ لگانے میں ملوث کرداروں کا تعین کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے نمائندے مسعود احمد ہمارے ساتھ ہیں۔ مسعود، بتائیے گا کیا یہ تمام تر واقعے کی ڈیٹیل ہے؟ جی بالکل، یہ گلگت شہر میں آج جو ہے مختلف مقامات پر جلاؤ گھیراؤ کے واقعے شائع ہیں۔ پولیس نے اس بات کی تصدیق تو کر دی ہے کہ وہ سرکاری گاڑیوں کو آگ لگا دیے گئے ہیں، اور فارسٹ کا جو جنگل تھا، جنگلات کا جو دفتر ہے اس پر بھی آگ لگا دی ہے معلوم افراد نے، لیکن انہوں نے کسی قسم کے ذمہ داران کا تعین فی الحال نہیں کیا ہے کہ کس پارٹی اور کس گروپ کی طرف سے یہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ایک بات واضح کرتا چلوں کہ یہ جو ایک کشیدہ سی
صورتحال ہے گلگت شہر کی، یہ گزشتہ 15 نومبر کے عام انتخابات کے بعد سے یہاں پر جاری ہے، جس میں پیپلز پارٹی جو ہے بڑی منحرف تھی اس رزلٹس کے حوالے سے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے، ایک سٹانس تھا۔ تو آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے جو ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر دفتر کے باہر ان کا احتجاج تھا، اس دوران یہ جلاؤ گھیراؤ کے واقعات پیش آئے۔ تو ہم نے اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے جو یہاں کے ذمہ داران ہیں، دوست سے جو ہیں، ان کا بھی جاننے کی کوشش کی۔ جمیل احمد صاحب نے اس حوالے سے کہا کہ ہمارا جلاؤ گھیراؤ سے کوئی تعلق نہیں، البتہ پولیس نے ہم پر جو ہے ہمارے کارکنوں پر اندھادھند ہوائی فائرنگ کی، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور جو جلاؤ گھیراؤ ہو رہا ہے یہ پیپلز پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے ہو رہا ہے، تو یہ ان کا ایک موقف ہے۔ تو پولیس جو ہے گلگت کی اس وقت یہ تعین نہیں کر پائی ابھی تک کہ کون ذمہ داران ہیں۔ ابھی تعین کیا جائے گا کہ کس کی جانب سے گاڑی کو، سرکاری گاڑی کو چلایا گیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا مسعود احمد۔ بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔